मेरठ एक ऐतिहासिक धरती। 1954 में बाबा साहब यहाँ आए थे, मेरठ कॉलेज में उनका प्रोग्राम था और मेरठ कॉलेज में लोगों ने उनको चंदे दिए थे। और चंदा इसलिए उन्होंने लिया था क्योंकि जो दिल्ली में रानी झांसी रोड पे जहां पे अंबेडकर भवन है, वहां पर वो कॉलेज खोलना चाहते थे। बाबा साहब, आज मैं फोकस रखूंगा एजुकेशन पे रखूंगा सर, और विशेष रूप से मैं दलित समाज के लिए बोलूंगा। बाकी लोग को ठीक लगे तो एक्सेप्ट कर सकते। बाबा साहब 3 तरह के चंदे लेते थे। एक इमारत फंड में, एक शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के लिए, और तीसरा पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी के। और एक एक पाई का हिसाब देते थे, एक एक पैसे का हिसाब देते थे, सार्वजनिक फंड जो लेते थे। आज क्या वो नैतिकता, नैतिक बल आज के नेताओं में है? बाबा साहब कर्जदार होकर उनकी मृत्यु हुई, कर्ज में थे वो। तो ये सवाल आज के समय में, ये सवाल उठना जरूरी है। अगर हमारे जो लोग हैं सार्वजनिक जीवन में रहते हैं, अगर उनमें इतना नैतिक बल नहीं है तो जो भी समाज को मिला था वापस जा रहा है। कोई बचा भी नहीं पा रहा। जितने मुद्दे यहां रखे गए हैं, जाति जनगणना के बाद देश में सत्ता, संसाधन व संस्थानों में हिस्सेदारी, देश में बढ़ते निजीकरण के फलस्वरूप समान अवसर कैसे स्थापित हो, आर्थिक व सामाजिक समानता की प्राप्ति कब तक, देश में महिलाओं, SC, ST, OBC व अल्पसंख्यकों में बढ़ते अपराध पर नियंत्रण कैसे हो। इससे जरूरी सवाल, जब वोट का अधिकार बचेगा तब ना, वोट का अधिकार बचेगा तब ना ये सब आप मांग करेंगे। गौतम साहब बैठे हुए हैं, 2018 से लगातार चुनाव में धांधली की बात हम लोग उठाते रहे, लगातार। अब तो खुल के सामने आ गया। अगर पॉलिटिकल पार्टीज हमारा साथ दिए रहते तो ये लड़ाई हम जीत लेते। EVM के खिलाफ आवाज उठाते रहे। अरे वोट का अधिकार आपको नहीं पता है कैसे मिला है। 1950 के पहले सबको वोट देने का अधिकार नहीं था। इनकम टैक्स पे करने वाले और संपत्ति का क्राइटेरिया था, वही लोग वोट दे सकते। साइमन कमीशन के सामने बाबा साहब जब गए, पेश हुए, दस्तावेज दिया, तो पहली बार यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी, सार्वभौम मताधिकार का मसला उठाया। इतने संघर्षों के बाद ये वोट का अधिकार मिला था हमें। पहले तो बूथ लूट लिए जाते थे, और अब हम लोग की चेतना आई कि वोट देना है तो ये मशीन आ गया, और कई तरह की हेराफेरी है। तो राहुल जी ने अभी प्रोग्राम किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, और ये सवाल तो हम लोग कितने साल से उठा रहे। तो जो अधिकार मिला है पहले वोट देने का, सरकार तो उसी से बनेगी ना, वोट से। अगर वोट का अधिकार नहीं बचा तो कुछ नहीं बचेगा। मनमाने से सरकार काम करेगी और आपका छीना जा रहा है। बांग्लादेश में आपने देखा ना, बांग्लादेश में विद्रोह हुआ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, शेख हसीना के खिलाफ हुआ कि नहीं? वो भाग के यही भारत में ही आई। पाकिस्तान में आपने देखा होगा, कमिश्नर ने खुलेआम इस बात को स्वीकारा था कि इलेक्शन में हेराफेरी हमने की या कुछ लोगों को जितवाया। 7 चरण में चुनाव हो रहा है, कहां कम टाइम लग रहा है? 1.5 महीना, 2 महीना, 2.5 महीना रिजल्ट आने में लग रहा है। तो सबसे पहले आह्वान है इस मंच से कि बहुत जल्दी हम लोग, जैसे SC ST एक्ट पे हुआ था, जैसे रोस्टर के सवाल पे हमने किया था, बहुत जल्दी आपको जो है ना
प्रदर्शन करना पड़ेगा, चुनाव आयोग का ऑफिस जहां जहां है वहां पे घेरना पड़ेगा, प्रदर्शन करना पड़ेगा। ये सरेआम डकैती, वोट की डकैती हो रही, कहां से बचेंगे अधिकार? तो कल हम लोग थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, राजेंद्र पाल गौतम साहब थे, महमूद पराचा, सूरज यादव थे, मलिक साहब भी थे, बलराज मलिक। यह आह्वान हमने किया है देश भर में घूम घूम के, पहले इसके खिलाफ हमें एक माहौल बनाना पड़ेगा। ये सरकार हारती है, डरती है, हमने साबित किया। रोस्टर के सवाल पे भी हम लड़े और सरकार को झुकाए। तो वोट का अधिकार बचा लीजिए, तब ये सब बचेगा, और नहीं तो सरेआम आप देख लीजिए क्या आपकी हकमारी। विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं मैं, आपको पता है 1942 में 1056 आईसीएस, जो आईएएस कहते हैं, 1056 आईसीएस थे, उसमें से शेड्यूल कास्ट सिर्फ एक था। बाबा साहब ने क्या कहा उसी मेमोरेंडम में, ग्रीवांसेस ऑफ शेड्यूल कास्ट वायसराय को उन्होंने सबमिट किया था। उसी मेमोरेंडम में कह रहे हैं कि शिक्षा और नौकरी का सवाल हमारे लिए जीवन मरण का प्रश्न। शिक्षा और नौकरी का सवाल हमारे लिए जीवन मरण का प्रश्न है। हमारे सारे रास्ते बंद हैं, हम व्यापार नहीं कर सकते हैं क्योंकि सिस्टम इजाजत नहीं देता, हम पढ़ नहीं सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर हमारे हाथ में हथियार पकड़ाए रहते तो भारत कभी गुलाम नहीं होता। डॉक्टर अंबेडकर के स्टेटमेंट। क्या आज शिक्षा और रोजगार का सवाल किसी नेता के एजेंडे पर है? इसमें इतने दलित, बहुजन, तमाम तरह के प्रोग्राम्स होते रहते हैं। कभी आपने शिक्षा के सवाल पर कोई सेमिनार सुना, देखा है? स्कूल कॉलेज के क्या हाल है आप जानते हैं? उत्तर प्रदेश में हजारों स्कूल बंद किए जा चुके हैं, सोशल मीडिया में पढ़ा, अखबार में छपा। कोई आंदोलन है, कोई मूवमेंट है, कोई डिमांड है? कोई डिमांड नहीं। क्यों? हम मिडिल क्लास लोग, जिनके दाल रोटी का इंतजाम हो चुका है, कपड़े का इंतजाम हो चुका है, अपने बच्चों के लिए अंग्रेजी स्कूल का इंतजाम कर चुके, क्या यह सवाल किसी सेमिनार में उठता है? अभी मैं कुछ दिन पहले कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक प्रोग्राम में था। हम लोग जो है ना, किसी को शुक्रिया कहना भी नहीं जानते, थैंक यू कहना। और मैं समझता हूं कि हम लोग ईमानदार लोग नहीं हैं। दलित मिडिल क्लास का जो फॉर्मेशन है, दलित मिडिल क्लास, उसका फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और सरकारी नौकरी से हुआ है। सरकारी नौकरी से हुआ है। क्या हमने थैंक यू बोला किसी को? स्पेशल कंपोनेंट की बात कर रहे थे, अभी प्राचा साहब बात करके गए। स्पेशल कंपोनेंट कौन लाया था ये पता है? इंदिरा गांधी लेके आई थी। कभी थैंक यू बोला? गैस एजेंसी, पेट्रोल पंप में रिजर्वेशन मिला, थैंक यू किसी को बोला? नौकरियों में आरक्षण मिला, थैंक यू बोला? नहीं बोलते। इसलिए जो रूलिंग एलिट है, रूलिंग एलिट समझ चुका है कि इस जमात में, दलित जमात में खाली इलेक्शन का कीड़ा काटा हुआ है, इलेक्शन का कीटाणु काटा हुआ है। इसको नौकरी, रोजगार, ये सबसे कोई मतलब नहीं। तो आप देखिए विश्वविद्यालय महंगे होते जा रहे हैं। अंग्रेजी स्कूल में आप पढ़ा नहीं सकते हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में मैं नहीं पढ़ा सकता। कोई हलचल है कहीं? सरकारी स्कूल का बुरा हाल है। इसलिए ये बात मैं कह रहा हूं। आप बोलेंगे कि बाबा साहब ने आरक्षण का प्रावधान संविधान में कर दिया, तो कर दिया तो आरक्षण अपने आप लागू हो गया, उसको कोई लागू करेगा? संविधान तो अभी भी तक खत्म क्यों हो रहा है? ये सवाल पूछिए, ये सवाल पूछिए कि संविधान तो अभी भी है। अरे उसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब 25 नवंबर को भाषण दे रहे थे, बाबा साहब ने क्लियर कट कहा था कि कोई संविधान अच्छा या बुरा नहीं होता, लागू करने वाले लोगों की प्रकृति कैसी है उस पर डिपेंड करता है। संविधान अच्छा हो, लागू करने वाले लोग बुरे हो,
संविधान खराब हो, संविधान बुरा हो, लागू करने वाले लोग अच्छे हो, संविधान अच्छा हो। 1980 के दशक तक 1980 के दशक तक कह रहा हूं, महज 30 साल इंडियन रिपब्लिक के, भारतीय गणराज्य और संविधान के महज 30 वर्ष, 20 लाख SC ST कर्मचारियों की फौज खड़ी हो गई। ये कोई कम काम था? ये भारतीय रिपब्लिक, इंडियन रिपब्लिक की शानदार उपलब्धि थी। उसको हमने सेलिब्रेट नहीं किया, सबको गाली दिया। अगर पब्लिक सेक्टर यूनिट नहीं बने रहते, सरकारी संस्थाएं नहीं बनी रहती, तो आरक्षण जो है ना, दीवार में फोटो लगा के टांग देते कि वहां आरक्षण है, जैसे अभी हो रहा है। जो मिला था वो भी वापस जा रहा है, सबको गाली दिए जा रहे हैं। क्योंकि मैंने देखा ओबीसी के जितने प्रोग्राम्स, हमारे लोग, इंदिरा गांधी इमरजेंसी पे अभी बहस हो रही थी, तो हमने एक पोजीशन रखा कि किसी के लिए होगा इमरजेंसी, दलितों के लिए कोई इमरजेंसी नहीं था। दलितों का 2500 साल से इमरजेंसी ही लगा हुआ है। इंदिरा गांधी ने जितने अफर्मेटिव एक्शन किए भारत के इतिहास में, जगजीवन राम और इंदिरा गांधी ने जितने अफर्मेटिव किए, उसकी वजह से सरकारी नौकरों की फौज खड़ी हुई। कभी किसी को शुक्रिया ही नहीं बोलते। सब मनुवादी हो गए, सब मनुवादी हो गए। अरे कुछ दोस्त भी तलाशिया, कुछ दोस्त भी तलाशी। और जो दलित हिंदू राष्ट्र की पालकी हो रहा है वो कौन है? बाबा साहब ने शेड्यूल कास्ट मैनिफेस्टो 1951 क्लियर कट लिखा था कि आरएसएस और हिंदू महासभा जैसे दलों से हमारा कोई गठबंधन नहीं होगा। और आज तो बेशर्मिश लोग टिकट ले रहे हैं और चुनाव लड़ रहे हैं और मंत्री भी बन रहे हैं। जात का एक खाली आपको देगा मंत्री लेके झुनझुना बजाते रहे। अरे एक नौकरी मैं पढ़ा रहा हूं तो मुझे 3 लाख रुपए सैलरी है। एक नौकरी से पूरा परिवार चलता है और वैकेंसी उसमें बहुत लिमिटेड है। बिजनेस की ओर बढ़िए, व्यापार करवाइए, बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ाइए। 1943 में दिल्ली में ही बाबा साहब ने कहा था श्रमिकों की सभा में कि सत्ता तो मिल जाएगी, क्रांति तो हो जाएगी, चलाओ कैसे? बार बार पढ़िए। बाबा साहब ये कह रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं को चाहिए कि उनको इतिहास, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र की जानकारी हो, वो अंग्रेजी बोलना सीखे। ये सब बाबा साहब को नहीं पढ़े। बाबा साहब जैसे मैं मंडल कमीशन में बोल रहा था कि अर्जुन सिंह का नाम भी नहीं लेता है लोग। क्यों? मैं मिला हूं अर्जुन सिंह से कई बार और ओबीसी के रिजर्वेशन के सवाल पर मिला हूं, मैं और सूरज मंडल साहब। वीपी सिंह का सेलिब्रेशन नहीं होता है। कौन आपके लिए करेगा? कुछ नहीं करेगा। जो भी कुछ करता है उसको आप भूल जाते हो और नहीं तो गाली ही देते। अरे पावर एलीट से बात करना होता है, बातचीत करनी होती है। बाबा साहब जो है ना, बात करते थे वायसराय से, मेमोरेंडम देते थे, बार्गेन करते थे। और आप कह रहे हो सरकार बनेगी तो हम सब कर लेंगे। तब तक जो है वो खत्म हो रहा है, जो है वो खत्म हो रहा है। देखिए, बाबा साहब की जिंदगी गुजर गई ये साबित करने में कि वी आर माइनॉरिटी इन नेशनल लाइफ। हम राष्ट्रीय जीवन में अल्पसंख्यक हैं और यही आधार बना रिजर्वेशन का कॉन्स्टिट्यूशन है, यही आधार। अच्छा है, वो कहते थे कि पिछड़ा वर्ग अपनी सभा करे, सब अपनी सभा करे, कॉमन मिनिमम एजेंडा पे हम साथ चलेंगे आगे। तो बाबा साहब बोले अल्पसंख्यक है और आप कह रहे हैं हम बहुसंख्यक हैं। ये कंफ्यूजन हटाइए। दलित राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए आप लड़िए। जो साथी आएंगे ओबीसी वाले लड़ेंगे, हम साथ खड़े होंगे, लड़े हैं। रोस्टर के सवाल पे लड़ा। लेकिन ये मेरे समझ में नहीं आता है कि सिर्फ और सिर्फ चुनाव है, 5 साल में एक बार आएगा,
जब बाबा साहब इंग्लैंड में गए थे गोलमेज सम्मेलन में, 1335 पाउंड राजा महाराजाओं से चंदा लिया था। एक किताब ही ला रहा हूं, दलित राजनीति और चंदे का सवाल, किताब ही इस पे बना रहा हूं। 1335 पाउंड लिया था, जानते हैं किस लिए? सोलापुर वहां महाराष्ट्र में हॉस्टल खोलने के लिए, हॉस्टल खोलने के लिए। पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी हॉस्टल खोले, कॉलेज खोले, सिद्धार्थ कॉलेज मुंबई में, और उसके बाद 1954 में महाराष्ट्र में मिलिंद कॉलेज। उन्होंने कहा कि अब मैं अपना ध्यान अब धर्मांतरण और शिक्षा पे लगाऊंगा, राजनीति है मेरी दिलचस्पी अब उतनी नहीं। तो कॉलेज यूनिवर्सिटी क्यों खोले? वो भी महल अपना बना लेते। उनके जन्मदिन पर, 60वें जन्मदिन पर 60,000 रुपया लोगों ने दिया था कि आप अपने ऊपर खर्च कीजिए। उन्होंने कहा नहीं, ये इमारत बनेगा इससे, और शानदार इमारत बनेगा। मिलिंद कॉलेज के लिए हैदराबाद के निजाम ने 54 एकड़ जमीन फ्री में दिया, 12 लाख रुपए इंटरेस्ट फ्री लोन दिए, और मुझे लगता है कि वो लोन वापस किए नहीं होंगे। 56 में तो परिनिर्वाण हो गया। एजुकेशन मिनिस्टर उस समय सरदार जोगिंदर सिंह थे। 6 लाख रुपए लोन लिया कि हमको कॉलेज खोलना है। बाद में आपको पता है इंदिरा गांधी ने राइट ऑफ किया वो लोन, चुका नहीं पाए थे, तो इंदिरा गांधी ने राइट ऑफ किया 6 लाख रुपए। किस लिए? सवाल यही है, हमारे पार्लियामेंट में हमारे लोग जाएं ना, कुछ ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज से भी पढ़ के आए और अर्थशास्त्र, अच्छा पढ़ाई लिखाई करके जाएंगे, मुद्दों की समझ होगी, बोलेंगे, तोता बनकर नहीं रहेंगे। किसी भी देखिए नेता से तो बुलवाना पड़ेगा, और इसके लिए जब तक आप जागृत नहीं हो, सवाल नहीं पूछेंगे। मैं लीडर से मिलता हूं, अपने व्यक्तिगत काम से नहीं मिलता, मैं एजेंडे पे मिलता हूं, मुद्दों पर मिलता हूं। मैं मिला था लोकसभा चुनाव के पहले राहुल गांधी से, मैंने पूरा दलित इमांसिपेशन मैनिफेस्टो दिया था कि आप जब सरकार में आएंगे तो हमारे बच्चों के लिए क्या करेंगे। सिर्फ एजुकेशन से रिलेटेड साथ दिया था कि फेलोशिप पे कोई क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए, जो बच्चा विदेश में एडमिशन हुआ सबको पैसा दो। इस साल तो 40 ही बच्चों को मिला है, और भी इनकम क्राइटेरिया 2.5 लाख रुपए। क्लास 4 एम्प्लॉय का भी जो है ना 2.5 लाख से ज्यादा तनख्वाह है। तो एक हाथ में दे रहा है, दूसरे हाथ से ले रहा है। कोई न पार्लियामेंट में हलचल है, न यहां हलचल है। तो मैं सिर्फ आपको ये जगाने में, जागिएगा तो जगिए, ठीक है, नहीं तो हमें जो काम करना है हम तो करेंगे। अब हम लोग कहां सुधर सकते हैं? बिगड़ गए तो बिगड़ गए। एजुकेशन खत्म, सब कुछ खत्म, ये समझ लीजिए। नौकरियां, लाखों लाख नौकरियां मिल सकती है, अभी भी है, अभी भी है। आधा कॉन्ट्रैक्चुअल कर दिया, प्राइवेट हो गया, कोई हलचल नहीं। बाबा साहब ने जो आपको राइट्स दिए, किस लिए दिए? ऐसा है कि आप पैसे आपने खर्च नहीं किए, करोड़ों करोड़ों चंदा दिया आपने, करोड़ों करोड़ों, यही सरकारी बाबू लोग चंदा दिया, लिए एक बढ़िया अपना कॉलेज खोलने के लिए पैसा नहीं दिया। रिसर्च पे हमारा समाज एक ढेला नहीं खर्चा करता है, कुछ नहीं। झूठ बोल देंगे ना अभी मुकेश सिद्धार्थ जी को कि चलिए आपका टिकट कंफर्म कराते हैं विधानसभा, तो 2 करोड़ रुपया लेकर तुरंत आ जाएगा। ऐसा है ना, लोग आते हैं। लेकिन बोलेंगे रिसर्च पे हिस्ट्री, बाबा साहब ने कहा था हिस्ट्री शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। लेकिन हिस्टोरियन कहां बना रहे हैं, इतिहासकार कहां है, पॉलिटिकल साइंटिस्ट कहां है, उसमें कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है समाज का। बोले 2 साल का छुट्टी ले रहा है भाई, इसको स्कॉलरशिप दीजिए। कोई स्कॉलरशिप दलित समाज ने बनाए? एक बार एक बच्चे को लंदन भेजने के लिए हमने क्राउड फंडिंग की थी, एक को जर्मनी भेजने के लिए। एक बच्ची अभी कलकत्ता में लेदर टेक्नोलॉजी कर रही है, उसको 5.5 लाख दिए, एक को 25 लाख दिए थे। ये इसलिए कह रहा हूं
कि एक रास्ता दिखाया था कि आप सरकार जब विड्रॉ कर रही है तो समाज भी इसके लिए खड़ा हो। अभी भी कल मेरे पास एक लड़का आया था, ये लोगों ने, हमारे यूट्यूबर दिल्ली के साथी है, इन लोगों ने थोड़ा क्राउड फंडिंग किया है उसके लिए। कोई मतलब इस तरफ ध्यान नहीं है। हायर एजुकेशन, एजुकेशन का मतलब सिंपल एजुकेशन नहीं, बाबा साहब कहते हैं हायर एजुकेशन। कोई इस पर चर्चा नहीं होती है, खाली चर्चा होती है कि भाई हमको टिकट मिल जाए और ये हो जाए। मैं अमूमन देखता हूं, इसी में से अभी बोल दूंगा कि 25 विधानसभा का टिकट बांटना है और 25 आदमी को 100-100 करोड़ का बिजनेस कराना है, कौन सा पसंद करेंगे? तो मैं जानता हूं कि 25 टिकट पसंद करेगा, पहले 100 करोड़ का बिजनेस पसंद नहीं करेगा। तो इसीलिए जो लोग हमारी आवाज में उठा रहे हैं, खाली शत्रु मत तलाशिए, वर्ग मित्र भी तलाशिए। सारे चमचे हो गए, सारे मनुवादी हो गए, ऐसे थोड़ी होता है। संविधान सभा में कितने दलित थे? एक, डॉक्टर अंबेडकर। अगर उसमें कंसेंसस नहीं बनता कि दलितों को रिप्रेजेंटेशन, आरक्षण दिया जाए, तो बाबा साहब अपने से लगा देते उसे। रूलिंग एलीट के साथ डायलॉग होगा ना, संवाद में। हाँ, यहां तो संवाद ही करना बंद है। और दूसरी बात, सोशल मीडिया पे दलितों में गालीबाजियों की एक फौज आ गई, फौज। देखा आपने? थोड़ा सा डिबेट होइए, एक ढेला पढ़ा नहीं होगा, बाप के पेंशन पे बुलेट में उड़ रहा होगा। कुछ काम की बात कीजिए, एजुकेशन, रोजगार, ऐसा बात कीजिए, देखिए आप ही वो गाली देना शुरू कर देगा। आजकल थोड़ी कम हुई है। अब पिताजी का एक जनरेशन पेंशन गायब हो जाएगा, एक जनरेशन में पेंशन गायब हो जाएगा। हम लोग का अनुमान है कि 2035 तक दलित समाज पेंशन लेस हो जाएगा। जब भारत गरीब मुल्क था तो फ्री का एजुकेशन, फेलोशिप, नौकरी, पेंशन सब कुछ मिल रहा था ना। अगर राजीव गांधी ने जवाहर नवोदय विद्यालय खोले, फ्री एजुकेशन, तो उसमें हमारे बच्चे भी पढ़े ना। आज उसमें भी फीस लगाया जा रहा है, पता है? हर जगह पैसे लगाए जा रहे हैं। अमीर भारत हो गया तो नौकरी भी गायब, पेंशन भी गायब, एजुकेशन भी गायब। कोई आपको देगा नहीं। और जात पात के चक्कर में हटिए, आइडियोलॉजी पे आइए। जिससे मैं नफरत करता हूं, जिसकी वैचारिकी से, उस खेमे में अगर मेरा भाई भी होगा ना, तो 1 लाख रुपया खर्चा करके जाकर चुनाव में हरवाऊंगा उसको, हरवाऊंगा। खाली सत्ता पाने के लिए, खाली कुर्सी पे बैठने के लिए हर जगह मत्था मत टेकिए। जब एक तरह से संविधान और भारतीय गणराज्य पर हमला हो रहा है, खुलेआम हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो रही है, खुलेआम अंबेडकर को गाली दे रही है, संसद में खुलेआम संविधान की प्रतियां जलाई, उस समय जब हुआ हो तो दलित बाबा साहब अंबेडकर से ज्यादा बुद्धिमान हम लोग नहीं हैं। उनको पता था कि हम सत्ता में नहीं आ सकते। लखनऊ में ही भाषण है 24 फरवरी 1948 का, कि दलित अपने बल पर सत्ता में नहीं आ सकता, सोशल कोलैबोरेशन करना होगा, सोशल कोलैबोरेशन करना होगा। यहां कोलैबोरेशन हो रहा है, जात जात की पार्टियां बन रही, जात जात, और उसको खरीदना आसान है। जात जात की पार्टी बन रही है। हमारे लोग वैसे भी कोई बड़ा ड्रीम नहीं है, 1,000, 10-20 हजार करोड़ वाले नहीं है, 150 करोड़ 20 करोड़ में बिक जाते। तो सवाल, सबसे पहला सवाल जो मैंने उठाया कि पहले अपना वोट बचा लीजिए। घर बैठे जो है ना, फ्री का कुछ नहीं मिलता है। चूंकि हम लोग को फ्री में मिला ना, डॉक्टर अंबेडकर लड़के प्रोविजन करके चले गए, बाद में जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी ने लागू किया, सरकारी संस्थाएं बने, तो उसमें रिप्रेजेंटेशन मिला। वो धीरे धीरे क्या हो रहा, हमने उसकी लड़ाई लड़ी ही नहीं, लड़ी ही नहीं। सबको खाली शत्रु तलाशने में पूरी ऊर्जा खराब कर, ये भी शत्रु, ये भी शत्रु, ये भी शत्रु, ये भी शत्रु, ऐसे होता है। क्या इतने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे हैं, एक कॉमन इशू पे प्रोटेस्ट नहीं कर सकते?
कर सकते हैं। लोग में भी हलचल नहीं है, मिडिल क्लास थोड़ा एसी में रह के रेस्ट ज्यादा ले लिया। अरे एसी में रहना बुरी बात नहीं है, लेकिन खून के उबाल में जो ठंडाई नहीं आना चाहिए। खून के उबाल का मतलब डंडा चलाना नहीं इधर। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अब आगे गौतम साहब भी बोलेंगे, समय आपका बहुत ले लिया। थैंक यू।